ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को मेरी? यस मैम। यस मैम। तो लेट वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ हेल्थ एजुकेशन, दैट इज फर्स्ट एड। आज हम हेल्थ एजुकेशन का न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड के बारे में अभी हमने पहले पूछा कि कॉमनली फर्स्ट एड क्या होता है। जो हमारे घर पर भी एक मेडिकल बॉक्स रखा होता है, ठीक है। फर्स्ट एड का मतलब हम कह दें तो एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट, एक इमीडिएट, एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो हम किसी भी पर्सन को दे सकते हैं अगर वो इमरजेंसी सिचुएशन में है तो। इमीडिएट, टेम्परेरी, इमरजेंसी एड गिवन बाय अ लेमैन टू अ सफर इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी। किसी भी पर्सन को अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसको टेम्परेरी, एक इमरजेंसी, एक इमीडिएट तुरंत इलाज देने वाला जो हमारे पास ट्रीटमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड क्या है? एक तुरंत, टेम्परेरी और इमरजेंसी बेसिस पर हम क्या देते हैं, किसी भी पर्सन को अगर हम कोई ट्रीटमेंट देते हैं तो उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है आपका प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा वह मानवीय सहायता है जो किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दुर्घटना स्थल पर ही उपलब्ध संसाधनों से मदद की जाती है। किसी दुर्घटना पर किसी भी पर्सन को कोई चोट लग चुकी है, किसी भी पर्सन को कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो चुकी है, तो हम उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले हम उसी दुर्घटना स्थल पर जो उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे उसका जो घाव है, उसकी जो चोट है, वो बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ जाए। तो उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम दुर्घटना स्थल पर ही जो उसको इलाज देते हैं, एक टेम्परेरी इलाज देते हैं। उस टेम्परेरी और उस इमरजेंसी इलाज को, उस ट्रीटमेंट को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है। एम्स ऑफ फर्स्ट एड। अब जो हम फर्स्ट एड देते हैं, इस फर्स्ट एड के क्या उद्देश्य है? ये जो हम प्राथमिक चिकित्सा देते हैं का क्या क्या उद्देश्य है, किस किस उद्देश्य से हमने फर्स्ट एड बनाया है या फर्स्ट एड किसी को भी दिया जाता है? सबसे पहला उद्देश्य है इसका, टू प्रिजर्व लाइफ। किसी की भी लाइफ को सेव करना, किसी के भी जीवन को बचाना। घायल व्यक्ति के जीवन को बचाने में क्या करता है ये फर्स्ट एड? मदद करता है। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है? किसी की भी लाइफ को सेव करना। ठीक। सेकंड उद्देश्य क्या है इसका? प्रिवेंट फर्दर हार्म। अगर किसी को चोट लग गई है तो वो चोट उसकी और ज्यादा, कंडीशन जो है उसकी वो और ज्यादा ना बिगड़े, उससे हमें बचाते हैं, उससे हमें बचाता है ये फर्स्ट एड। अगर किसी को क्या हो गया है, ब्लीडिंग हो गई है, बहुत ज्यादा कट लग गया है और उससे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो हम ऐसा तो नहीं है कि उसकी ब्लीडिंग रोके बिना उसको डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके जाएंगे। नहीं, हम पहले उसका फर्स्ट एड क्या करेंगे, उसकी ब्लीडिंग, जो उसका खून बह रहा है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक हम उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे तब तक क्या होगा, उसका खून बहुत ज्यादा बह जाएगा। इसलिए फर्स्ट एड हम देते हैं जिससे उसका खून थोड़ा सा बहना बंद हो जाए। तो सेकंड क्या करता है ये, उसको और ज्यादा चोट पहुंचे, उसको, पेशेंट को, मरीज को और ज्यादा नुकसान पहुंचे, उसको होने से बचाता है। ठीक। घाव के प्रभाव को कम करना तथा आगे घाव ना बढ़े इसका उपाय करना, ये क्या है, इस फर्स्ट एड का दूसरा उद्देश्य है। थर्ड वन क्या है? प्रमोट रिकवरी। अगर किसी को चोट लग गई है तो उसकी रिकवरी को क्या करता है? बढ़ाता है। अगर हम किसी भी चोट को, जैसे अभी मैंने पीछे बताया कि हमें क्या लग जाती है, चोट लग जाती है और हमारे अंदर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो हम उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले कोशिश करेंगे कि उसकी ब्लीडिंग बहना, उसका जो खून बह रहा है वो बंद हो जाए। अगर हम उसको शुरू में ही खून बहना बंद कर देंगे तो जो उसकी रिकवरी है, ठीक होने की जो क्रिया है, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम कुछ भी ना करके सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं तो उसकी जो रिकवरी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि उसका जो इलाज शुरू हुआ वो बहुत ज्यादा देर में शुरू हुआ, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद।
तो फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड एक ऐसा इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है जो किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में दिया जाता है। किसी की दुर्घटना पर, किसी भी दुर्घटना स्थल पर हम क्या करते हैं, अगर मरीज को थोड़ा सा इलाज कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम फर्स्ट एड कहते हैं, जिसके तीन उद्देश्य हैं। सबसे पहला आपका किसी भी मरीज की, किसी भी इंसान की लाइफ को बचाना, प्रिजर्व करना। दूसरा, उसको आगे, उसकी जो इंजरी है, उसकी जो चोट है, उसको आगे बढ़ने से रोकना। और तीसरा, उसकी जो रिकवरी है, ठीक होने की जो उसकी क्रिया है, उसमें उसकी मदद करना। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। बहुत इजी सा टॉपिक है, ज्यादा हार्ड टॉपिक भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है? रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। हमारी जो प्राथमिक चिकित्सा है उसके कौन कौन से चरण हैं, क्या क्या हम फर्स्ट एड में देते हैं। सबसे पहला, सप्लाई ऑक्सीजन टू लंग्स। सबसे पहले क्या दिया जाता है उसको? अगर उसको शॉक लगा है, वो बेहोश हुआ है, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी आ रही है, वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है, तो सबसे पहला काम क्या है? उसके लंग्स को क्या पर्याप्त कराना? ऑक्सीजन, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाना सबसे पहला रूल है फर्स्ट एड का। ठीक। दूसरा, स्टॉप ब्लीडिंग। अगर उसको क्या हो गई है, उसके चोट लग गई है कहीं, तो सब हॉस्पिटल ले जाने से पहले हम क्या कोशिश करेंगे कि उसका जो रक्त बह रहा है वो रक्त बहने से रुक जाए। थर्ड, प्रिवेंट एंड ट्रीट शॉक। शॉक से उसको बचाना तथा उसका इलाज करना। उसको जो शॉक लगा है, उस शॉक से उसको बचाना और उसका इलाज करना। नेक्स्ट, प्रिवेंट फर्दर इंजरी। घाव को बढ़ने से रोकना। नेक्स्ट रूल क्या है आपका फर्स्ट एड का, कि जो घाव पर लग गया है, किसी भी इंसान को चोट लग गई है, उसको आगे बढ़ने से रोकना। एंड द लास्ट वन इज कॉल फिजिशियन और मेडिकल फैसिलिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने फर्स्ट एड से उसका बंदे का इलाज कर दिया मरीज का, तो आप आगे डॉक्टर को नहीं बुलाओगे। नहीं, आपने सिर्फ टेम्परेरी उसका इलाज किया है, वो जो रक्त है वो बहने से रुका है, लेकिन उसके अंदर कोई गहरी चोट तो नहीं है, या पेशेंट को कोई और दिक्कत तो नहीं हो गई है, ये देखने के लिए आपको फिजिशियन को बुलाना चाहिए। तो 5 रूल्स हैं आपके, इसके फर्स्ट एड के 5 रूल्स हैं आपके फर्स्ट एड के। सबसे पहला, आपको क्या करना है? पर्याप्त मात्रा में लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचानी है। दूसरा, उसके जो खून बह रहा है, उस खून को बहने से रोकना है। तीसरा, उसको शॉक से बचाना है और उसके शॉक का इलाज करना है। नेक्स्ट वन, उसको जो इंजरी, उसको जो चोट लग गई है, उसको आगे बढ़ने से रोकना है, वो और ज्यादा आगे ना बढ़े, ज्यादा घाव जो है वो गहरा ना हो, उससे रोकना है। एंड द लास्ट वन इज, लास्ट में आपको क्या करना है? डॉक्टर को बुलाना है या उस पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, जिससे वो क्या हो सके, जिससे वो डॉक्टर देख सके कि जो चोट लगी है वो ज्यादा अंदर तक तो नहीं लगी है, या पेशेंट को कोई और नुकसान तो नहीं पहुंचा है, जो सिर्फ और सिर्फ कौन देख सकते हैं? डॉक्टर्स देख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब क्या है, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं और उनके इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। जैसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन शॉक, सेकंड है आपका इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन स्नेक बाइट। इमरजेंसी ट्रीटमेंट का मतलब है अगर किसी पर्सन को शॉक लग जाता है, ये इलेक्ट्रिक वाला शॉक नहीं है, दूसरा वाला शॉक है, अभी बताती हूँ क्या है। अगर किसी पर्सन को शॉक लग जाता है, तो उस शॉक वाली कंडीशन में हम पेशेंट को क्या इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ये हमें पढ़ना है। ठीक। सबसे पहला, शॉक के टाइम पे हम उस पर्सन को क्या इमरजेंसी ट्रीटमेंट, क्या प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं। सेकंड है आपका इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन स्नेक बाइट।
जब सांप काट लेता है तो स्नेक बाइट के टाइम पर हम उसको क्या प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं? थर्ड है आपका बर्न। जब जल जाता है कोई पर्सन, किसी को जलन हो जाती है, उस टाइम पे हम उसको क्या इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे सकते हैं? तो ऐसे ही चार पांच हैं, उसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट हमको पढ़नी है कि इस अगर शॉक लगता है तो हम क्या प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन शॉक, आघात या मूर्छा में प्राथमिक चिकित्सा। अब सबसे पहले शॉक की इमरजेंसी ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि शॉक क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आघात या मूर्छा। शॉक क्या होता है? when the circulation system fail to send blood to all parts of the body। आपका सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है? जिसमें आपका जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में क्या होता है? सर्कुलेट होता है। आपका जो हार्ट है, हृदय है, वो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, ब्लड को बाहर की तरफ फेंकता है, और वो ब्लड आपकी पूरी बॉडी में क्या होता है? सर्कुलेट होता है। जिस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। लेकिन जब ये सर्कुलेशन सिस्टम इस रक्त को बॉडी के सारे पार्ट्स में नहीं भेज पाता, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? शॉक कहते हैं। ठीक है। जब ये सर्कुलेशन सिस्टम जो पूरे ब्लड को, रक्त को हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है? सर्कुलेट करता है। तो जब ये सर्कुलेशन सिस्टम फेल हो जाता है इस रक्त को बॉडी के सारे हिस्से में भेजने पे, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? शॉक कहते हैं। मतलब ब्लड फ्लो और ब्लड वॉल्यूम इज टू लो टू मीट द बॉडी नीड। जितनी बॉडी की आपको जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से उतना ब्लड फ्लो या उतना ब्लड का वॉल्यूम हमको नहीं मिल पा रहा है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? शॉक कहते हैं। और पर्सन क्या हो जाता है? बेहोश। तो शॉक कौन सी कंडीशन है? शॉक इस ऐसी स्थिति है जिसमें इंसान के किसी भी हिस्से में पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं पहुंच पाता। उस स्थिति को हम कहते हैं शॉक। और उस शॉक की कंडीशन में पर्सन क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम एनी इंजरी कैन कॉज शॉक। कोई भी चोट लग जाती है अगर हमें, तो उस चोट लगने पे जब ब्लड का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, उस कंडीशन में क्या हो सकता है? शॉक हो सकता है। तो आघात वह अवस्था है जिसमें परिधीय रक्त संचार पाट हो जाता है। परिधीय रक्त संचार के पाट की अवस्था में न्यूनतम आवश्यक रक्त की मात्रा तथा विभिन्न अंगों की आवश्यकता के अनुरूप रक्त की उपलब्धि, जितनी मात्रा में हमें रक्त चाहिए उतनी मात्रा में रक्त हमारे बॉडी के पार्ट्स में नहीं, क्या हो जाते हैं? बेहोश हो जाते हैं। तो शॉक समझ में आया? शॉक क्या होता है? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट है सिम्टम्स। शॉक के क्या लक्षण हैं? क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? कैसे पता चल सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो बहुत कम है? सबसे पहला वीकनेस। शॉक के मैम टाइम पे कमजोरी। हमें क्या महसूस होने, हाँ, सबसे पहले हमें क्या महसूस होगी? कमजोरी महसूस होगी। दूसरा, फीलिंग रेस्टलेस, हमें बेचैनी महसूस होगी। अगर हमें शॉक की कंडीशन है, हमारे किसी भी पार्ट में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है ठीक से, तो हमें बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होगी। थर्ड, पेल और ब्लू कलर्ड लिप्स, स्किन और फिंगर नेल्स, हमारे जो होठ हैं, हमारे जो स्किन है, हमारे जो नाखून है, वो कैसे हो जाएंगे? आपके नीले कलर के हो जाएंगे या पीले कलर के हो जाएंगे। इस कंडीशन में क्या है? आपकी बॉडी में ब्लड की मात्रा ठीक से नहीं सर्कुलेट हो रही है। नेक्स्ट, वीक बट फास्ट पल्स, हमारी जो हृदय गति है वो कमजोर हो जाती है और बहुत ज्यादा तेज हो जाती है।
हम सांस लेते हैं बहुत तेज तेज, लेकिन हमें बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। वोमिटिंग, हमें क्या हो सकती है? वोमिटिंग हो सकती है, और वोमिटिंग जैसी फीलिंग हो सकती है, जिसको हम क्या कहते हैं? नोजिया कहते हैं। एंड द लास्ट वन, समटाइम अनकॉन्शियस, कभी कभी जब ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होना बंद हो जाता है, जब ज्यादा बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या हो सकती है? बेहोशी भी हो सकती है। तो ये थे आपके सिम्टम्स ऑफ शॉक। कमजोरी, बेचैनी महसूस होना, आपके होठ, स्किन और नेल्स कैसे हो जाना? नीले या पीले हो जाना, आपके जो है पल्स रेट है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाना या कमजोर हो जाना, नोजिया या वोमिटिंग जैसी स्थिति, और कभी कंडीशन खराब हो जाती है तो क्या हो जाना? अनकॉन्शियस हो जाना, जिसको हम कहते हैं बेहोश हो जाना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया शॉक के सिम्टम्स? यस मैम। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक। अब ये जो शॉक होता है ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। मतलब जो हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन कम हो चुका है, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में जो ब्लड, रक्त ठीक मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। उन अलग अलग कारण की वजह से हमने इस शॉक को अलग अलग भाग में बांट दिया है। इस शॉक क्या कर दिया है? वर्गीकरण कर दिया है। तो सबसे पहला कौन सा शॉक आता है आपका? हाइपोवैलेमिक शॉक। सबसे पहले शॉक की बात करते हैं हम, हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक क्या है? लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स या फिर प्लाज्मा। जब आपकी बॉडी का जो फ्लूइड है, बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे तरल पदार्थ होते हैं, जैसे रक्त, जैसे प्लाज्मा, जैसे सीएसएफ, बहुत सारे हमारी बॉडी, जैसे आपका लिम्फ। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे तरल पदार्थ होते हैं। जब इन तरल पदार्थ की हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, तब जो शॉक हमें लगता है, उस शॉक को हम कहते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। बॉडी के अंदर बहुत सारे तरल पदार्थ है, तो किसी भी तरल है, तो उसकी वजह से जो शॉक हमें लगता है, उस शॉक को हम कहते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। जैसे सबसे ब्लड ड्यू टू हीमोरेज, किसकी कमी हो गई हमारी बॉडी में? रक्त की कमी हो गई। मैंने अभी आपको बताया कौन से तरल पदार्थ की कमी हो जाती है। तो तरल पदार्थ में सबसे पहले कौन सा तरल पदार्थ? रक्त की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले इसकी वजह से हो सकते हैं आपका हाइपोवोलेमिक शॉक, लॉस ऑफ ब्लड ड्यू हीमोरेज। हीमोरेज क्या है? आपका कट लग जाना, कहीं पर भी ब्लीडिंग हो जाना। ब्लीडिंग हो, किसी भी कट की वजह से, कोई भी चोट लगने की वजह से, जब हमारी बॉडी में इस रक्त की कमी हो जाती है, रक्त बह जाता है, इस रक्त की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो शॉक लगता है उसको हम कहते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। दूसरा क्या है? कौन से तरल पदार्थ की कमी हो जाना? प्लाज्मा की कमी हो जाना ड्यू टू बर्न्स। कमी हो जाती है तो उसको भी हम कहते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। ब्लड के अंदर आपका प्लाज्मा पाया जाता है। ब्लड के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, सेल्स, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स ये अलग होती हैं, और प्लाज्मा आपका तरल पदार्थ अलग होता है। तो जलने की वजह से जब इस प्लाज्मा की कमी हो जाती है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं। तीसरा, लॉस ऑफ फ्लूइड, तरल पदार्थ की कमी हो जाना, किस कारण की वजह से? डायरिया, लूज मोशन की वजह से, वोमिटिंग की वजह से, या डायबिटीज की वजह से। अगर इन कारण से भी तरल पदार्थ की आपकी बॉडी में कमी हो जाती है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं। तो तीन पढ़े हमने। हाइपोवोलेमिक शॉक सबसे पहले क्या होता है? जब हमारी बॉडी में तरल पदार्थ
कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो शॉक लगता है उसको हम कहते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक, जो आपके खून के बहने की वजह से हो सकता है, प्लाज्मा के बहने की वजह से हो सकता है, या अन्य तरल पदार्थ जो किसकी वजह से, लूज मोशंस, वोमिटिंग, डायबिटीज, इन सब की वजह से हो जाता है। तो सबसे पहले आपका खत्म हो गया हाइपोवोलेमिक शॉक। समझ आया आपको कितना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं हम कार्डियोजेनिक शॉक। अब सेकेंड टाइप है आपका कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक क्या है? हृदय जन्य मूर्छा। जब आपके हार्ट पे, हृदय पे कोई असर पड़ता है, आपके हृदय पे कोई प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से जो शॉक लगता है उसको हम कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। ऑब्वियसली हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है, पंप कर रहा है। ब्लड जो हमारी पूरी बॉडी में पहुंच रहा है वो किसकी वजह से पहुंच रहा है, आपके हार्ट की वजह से पहुंच रहा है। अगर हमारा हार्ट पंप नहीं करेगा तो खून, आपका रक्त जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। तो अगर इस हार्ट पे ही कोई असर पड़ जाए, ठीक है, हार्ट पे कोई भी असर पड़ जाता है, तो उसकी वजह से जो शॉक लगता है उसको हम कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक, जो अलग अलग टाइप का है। सबसे पहला है मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन को हम दूसरा नाम देते हैं हार्ट अटैक। जब आपका हार्ट क्या हो जाता है, जब आपका हार्ट अटैक आ जाता है तो उस टाइम पे जो शॉक लगता है उसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन, कार्डियोजेनिक शॉक। सेकेंड वन इज हार्ट फेलियर विद लो कार्डियक आउटपुट। आपका जो हृदय काम कर रहा है उस हृदय का रुक जाना क्या कहलाता है, वो भी क्या है, आपका कार्डियोजेनिक शॉक है। कार्डियक आउटपुट मतलब होता है हृदय अपने अंदर से जो ब्लड बाहर निकाल रहा है, ठीक है, तो उसका भी एक रेट है कि इतने टाइम में वो इतना वॉल्यूम ऑफ ब्लड बाहर निकालेगा, तो उसका भी एक टाइम है। तो जब वो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से आपका हृदय भी काम करना बंद कर देता है, तो उसकी वजह से जो शॉक लगता है उसको भी हम कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। एंड द थर्ड वन इज अरेदमिया। अरेदमिया ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाना। जब आपके हृदय पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, उस कंडीशन को हम कहते हैं अरिदमिया। तो इस अरिदमिया की वजह से जो शॉक लगता है उसको भी हम कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। तो कार्डियोजेनिक शॉक जब आपके हृदय में कुछ दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह से जो शॉक लगता है उसको हम कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। इसके अंदर तीन टाइप है, मायोकार्डियल, सेकेंड जब आपका हार्ट काम करना बंद कर देता है, एंड द थर्ड वन इज जब आपके हार्ट पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। थर्ड वन है आपका सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक मतलब किसी भी संक्रमण के द्वारा, किसी भी संक्रमण के कारण क्या हो जाती है, मूर्छा हो जाती है। कोई भी इंफेक्शन की वजह से जब आपका ब्लड जो है वो सर्कुलेट होना बंद कर देता है तो उसको हम कहते हैं सेप्टिक शॉक। दो टाइप से हो सकता है, ग्राम नेगेटिव सेप्टिसेमिया और ग्राम पॉजिटिव सेप्टिसेमिया। जब ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से आता है तो उसको हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव सेप्टिसेमिया, और जब ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है तो उसको हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव सेप्टिसेमिया। नेक्स्ट है आपका ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्लड फ्लो। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट। आपका जो रक्त बहाव है, जो आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, उसमें अगर बाधा आ जाए कहीं से तो उसकी वजह से जो मूर्छा होती है, शॉक लगता है, उसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्लड फ्लो। और एक तरह से कैसे लग सकता है शॉक, अगर जो ब्लड बह रहा है, आपका जो रक्त का बहाव हो रहा है, उसमें कहीं से बीच में बाधा आ जाए तो उसकी वजह से भी शॉक लग सकता है। जैसे इसके भी अलग अलग टाइप हैं। फर्स्ट है पेरिकार्डियल टेम्पोनेट। पेरिकार्डियल टेम्पोनेट का मतलब है हार्ट के चारों तरफ रक्त इकट्ठा होने से
हार्ट पर दबाव पड़ना। हमारा जो हृदय है उसके चारों तरफ क्या हो चुका है, आपका ब्लड जमा हो चुका है, रक्त इकट्ठा हो चुका है, जिसकी वजह से हार्ट पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा और आपका जो हार्ट का रक्त का जो बहाव है उसमें क्या आ जाएगी, बाधा आ जाएगी। तो जिसको सबसे पहले कौन सा है आपका पेरिकार्डियल टेम्पोनेट। इसका मतलब जब हार्ट के चारों तरफ रक्त इकट्ठा हो जाता है और हार्ट पे बहुत ज्यादा दबाव। सेकंड है पल्मोनरी इम्बोलिज्म। पल्मोनरी इम्बोलिज्म मतलब आर्टरीज का बंद हो जाना। आर्टरीज क्या होती हैं, नसें। नसें होती हैं। कौन सी नसें होती हैं, जो कौन सा ऑक्सीजन अपने अंदर से लेके जाती हैं, जो अपने अंदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, शुद्ध जो ब्लड होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। आपके बॉडी के अंदर दो टाइप की नसें होती हैं, दो टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक आर्टरीज और एक होती है वेन्स। और आपकी बॉडी के अंदर दो तरह का रक्त होता है, एक ऑक्सीजनेटेड और एक डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड मतलब शुद्ध रक्त और डीऑक्सीजनेटेड मतलब अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और अशुद्ध रक्त का मतलब जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो रक्त, जो ब्लड वेसल्स कौन सा रक्त लेके जाती हैं, आपका शुद्ध ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, उनको हम कहते हैं आर्टरीज। तो जब इन आर्टरीज के अंदर ब्लॉक हो जाता है, ये जो आर्टरीज जो नसें हैं इनके अंदर कुछ भी जमा हो जाए, जैसे फैट जमा हो जाए, आपका जो वसा है जब इन आर्टरीज के बीच में जमा हो जाता है तो ये क्या करेंगी, ऑब्वियसली जो रक्त इनके अंदर से बह रहा है उसके बहाव को रोक देगी। तो उसकी वजह से जो शॉक लगता है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी इम्बोलिज्म, मतलब आर्टरीज का बंद हो जाना, ब्लॉक हो जाना। एंड द लास्ट वन इज डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म ऑफ द अयोटा। अयोटा क्या है, आपकी सबसे बड़ी आर्टरी है। ये जो मैंने अभी आर्टरीज बताई, इसकी इसमें जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है वो होती है आपकी अयोटा। इस अयोटा में क्या हो जाना, लीकेज हो जाना। लीकेज की वजह से जब आर्टरीज में इस अयोटा में लीकेज हो जाएगा तो आपका ऑब्वियसली जो खून है वो बहने लग जाएगा। तो इसकी वजह से जो शॉक लगता है उसको हम कहते हैं डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म ऑफ द अयोटा। तो ये तीनों शॉक किसकी वजह से लगे, आपके ब्लड के बहाव के में बाधा पड़ने की वजह से हमें ये तीनों शॉक लग सकते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, माइंड में मैम। माइंड में प्रेजेंट होती हैं, आपके ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। ब्रेन में जो छोटी छोटी सेल्स होती हैं, जो मिलियंस ऑफ सेल्स से, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन से आपका नर्वस सिस्टम बना है। तो जब इन न्यूरॉन्स में कोई शॉक लगता है, ठीक है, इन न्यूरॉन्स की वजह से हमारा ब्लड जो है वो पूरी तरह से सर्कुलेट नहीं हो पाता, तो उसको हम कहते हैं न्यूरोजेनिक शॉक। जो दो तरह से हो सकता है, सबसे पहला ड्रग इंड्यूस्ड, दवाइयों की वजह से। बहुत सारी दवाइयां होती हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को, जो हमारे ब्रेन को क्या करती हैं, खराब करती हैं। ठीक है, या बहुत सारी दवाइयां होती हैं जो ब्रेन नर्वस सिस्टम वाली होती हैं, जो हमारे बॉडी धीरे धीरे खराब करती हैं। तो इन दवाइयों की वजह से भी हमारा ब्लड सर्कुलेट बंद हो जाता है। एंड दूसरा, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, अगर हमारे रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है तो उसकी वजह से भी हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट होना बंद हो सकता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोजेनिक शॉक कहते हैं। क्योंकि नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों आते हैं। तो मैम स्पाइनल कोड में अगर ये मैम हाइपरटेंशन की वजह से भी तो हो जाता है मैम। हाइपरटेंशन की वजह से भी हो जाता है, बहुत सारे, वो मैंने कार्डियो शॉक में बताया तो है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन तो देखो बहुत अलग अलग कारण से होती है आपकी। ठीक है, तो हाइपरटेंशन की वजह से भी शॉक हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका न्यूरोजेनिक शॉक, जो दो तरह से हो सकता है, आपका दवाइयों की वजह से और आपका स्पाइनल कोड में चोट, रीढ़ की हड्डी में चोट लगी। लास्ट है आपका अदर।
सबसे पहला जिसमें आता है आपका एनाफाइलैक्टिक शॉक। एनाफाइलैक्टिक शॉक मतलब होता है औषधियों की विपरीत प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न मूर्छा। जो हम दवाइयां खाते हैं, कई बार क्या होती हैं, वो दवाइयां हमें वापस रिएक्ट कर जाती हैं, तो उन वापस रिएक्ट करने की वजह से जो हमें शॉक लगता है, उसको हम कहते हैं आपका एनाफाइलैक्टिक शॉक। एंड द सेकेंड वन, और किस किस की वजह से हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया। आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा, शुगर की मात्रा कम हो जाए अगर, तो भी हमें शॉक लग सकता है। माइक्सेडेमिया, अगर आपकी बॉडी के अंदर थायराइड की कमी हो जाए तो भी हमें शॉक लग सकता है। एंड द लास्ट वन इज एडिसन्स डिजीज। जब आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन, जो एलडी एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड अपने अंदर से हार्मोन्स बाहर नहीं निकालती पर्याप्त मात्रा में, तो उसको हम कहते हैं एडिसन्स डिजीज। इसकी वजह से भी हमको शॉक लग सकता है। तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ शॉक। समझ में आया? ये शॉक के डिफरेंट टाइप्स याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन शॉक आता है तो सबसे पहले आपको ये ही लिख, जो 6 टाइप के होते हैं आपके। हाइपोवोलेमिक शॉक, जो बॉडी के तरल पदार्थ की कमी की वजह से हो जाता है। दूसरा कार्डियोजेनिक शॉक, जो आपके हृदय को मूर्छित होने की वजह से हो जाता है। तीसरा है आपका सेप्टिक शॉक, जो किसी भी संक्रमण के कारण हो सकता है। नेक्स्ट है आपका ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्लड फ्लो, रक्त बहाव में बाधा बनने के कारण मूर्छा हो सकती है। लास्ट है, नेक्स्ट है आपका न्यूरोजेनिक शॉक, जो आपके न्यूरॉन्स में तांत्रिका जन्य मूर्छा, न्यूरॉन्स में मूर्छा होने के कारण भी आपको शॉक लग सकता है। एंड द लास्ट वन अदर्स, कुछ अन्य कारण है, जैसे दवाइयों की वापस रिएक्शन आपकी बॉडी में हो जाए तो भी आपको शॉक लग सकता है। शुगर की वैल्यू आपकी बॉडी में कम हो जाना, थायराइड की वैल्यू आपकी बॉडी में कम हो जाना, या एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन्स निकालती है उसका कम सीक्रेट होना, उसकी वजह से हमें शॉक लग सकता है। समझ में आया? अच्छा। लास्ट है शॉक में मैनेजमेंट। हम इसका उपचार कैसे कर सकते हैं? जो हम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, तो उस फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में हम क्या दे सकते हैं इस शॉक वाली कंडीशन। हमें हॉस्पिटल तो लेके जाना है, लेकिन उससे पहले हम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में हम क्या दे सकते हैं? टू स्टोर एंड मेंटेन कार्डियक आउटपुट एट सेटिस्फैक्टरी लेवल। हमारा उद्देश्य क्या है शॉक के अंदर? अगर किसी को शॉक लग जाता है तो हमारा उद्देश्य क्या है कि उसको जो शॉक लगा है उसका जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। संचार पाथ को नियंत्रण में लाना ही इसका क्या है, उद्देश्य है। हमारा जो सर्कुलेशन सिस्टम है उसको नियंत्रण में, उसको मेंटेन करना ही हमारा सबसे पहला उद्देश्य है शॉक के इमरजेंसी ट्रीटमेंट। कैसे? सबसे पहले फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन द पेशेंट ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक अगर किसी को लगा है, तरल पदार्थ की कमी होने की वजह से अगर किसी को शॉक लगा है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, फ्लूइड रिप्लेसमेंट। कैसे? इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिस्टलॉइड्स और कॉलॉइड्स एंड फॉलो बाय होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू रीस्टोर द हेमाटोक्रिट टू एटलीस्ट 30%। जो हमारी जो नस होती हैं, वेसल्स होती हैं, इसमें कॉलॉइड्स या क्रिस्टलॉइड्स मिलाकर पूरे रक्त का आदान करना चाहिए, जिससे आपका क्या होता है, ये जो हीमेटोक्रिट है ये 30% मेंटेन हो। मतलब हमारी बॉडी के अंदर तरल पदार्थ की कमी हुई है, तो हम उसको क्या करें, हम अपने क्या दे, इंट्रावीनस, अपनी वेन्स के द्वारा इंजेक्शंस लगा के उसमें क्या दे, कॉलॉइड्स या क्रिस्टलॉइड्स सब्सटेंसेस होते हैं, जिससे हमारा ये जो हिमेटोक्रिट है ये 30% क्या हो जाए, मेंटेन हो पाए। हिमेटोक्रिट का मतलब क्या है, रेड ब्लड सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल ब्लड वॉल्यूम। हमारी बॉडी, हमारा टोटल ब्लड कितना है हमारी बॉडी के अंदर, और उस टोटल ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स कितनी है, उसको हम कहते हैं हिमेटोक्रिट। तो जितना ज्यादा हिमेटोक्रिट होगा उतनी ही ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर क्या होंगी, रेड ब्लड सेल्स होंगी, आरबीसी होंगी।
ठीक है। और दूसरा इलाज क्या है इसका? ड्रग्स। हम कुछ दवाइयां देकर भी इस शॉक को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। जैसे वैसोडाइलेशन थेरेपी, ब्लड वेसल्स में हम क्या कर सकते हैं? इंजेक्शंस देके उनको डायलेट करके, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, नसें हैं, उनको डायलेट कर देना, हेलो उनको खोल देना। मैम, आवाज तो आ नहीं रही है, कट कट के आ रही है आवाज। बेटा तो आराम से बोलो, मुझे पता कैसे चलेगा आवाज नहीं आ रही है। एंड द लास्ट है, अब तो खत्म हो गया बेटा टॉपिक बस। एंड द लास्ट है मैम आइनोट्रोपिक आवाज कट कट के आ रही है एजेंट्स। आपकी। मैम सही आ रही है सबसे आवाज? मैम सही आ रही है। अभी सही आ रही है मैम। सही आ रही है मैम। सही आ रही है। ठीक है, ठीक है, बस लास्ट खत्म हो गया अब ये। और दूसरा इलाज कैसे कर सकते हैं हम कार्डियोजेनिक शॉक का? ड्रग्स देके। ड्रग्स देके जो क्या करें, सबसे पहले आपकी जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनको डायलेट कर दें, उनको क्या कर दें? रिलैक्स कर दें, खोल दें, जिसकी वजह से जो आपका ब्लड है वो आसानी से बह सके। या फिर आइनोट्रोपिक एजेंट्स, कुछ ऐसे एजेंट्स, कुछ ऐसी दवाइयां दे जो आपका जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके फोर्स को चेंज कर दे, उसको आसानी से क्या कर पाए? कॉन्ट्रैक्ट कर पाए और रिलैक्स करवा पाए। तो ये है आपका मैनेजमेंट इन शॉक। तो आपको शॉक समझ में आया? शॉक क्या होता है? ये खत्म यस होता है मैम। यहाँ पे। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन